हमने गुज़श्ता लेक्चर में कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली थी मैट्रिसेस के रिलेटेड। तो अब हम इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 1.1 है बुक के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत आसान से सीधे सीधे से सवाल हैं उन्हीं डेफिनेशंस के रिलेटेड जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। यानी आपने वो जो डेफिनेशन दी हुई थी उनको आपने समझना था और फिर उनको आपने अपने जहन में रखना था। तो अब ये सवाल आप देखेंगे कि बिल्कुल उन्हीं डेफिनेशन से है, आपको कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि आपने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी वो क्या थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, इसके 8 पार्ट हैं जिनको हमने हल करना है। और जो पहला पार्ट है वो हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। बल्कि इन 8 पार्ट्स के अंदर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन सारे मैट्रिसेस का आप ऑर्डर बताएं। तो अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, और 2 ही कॉलम हैं, ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। और हमने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स ए की बात करें यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए की बात करें तो वो हमारे पास क्या आएगा 2/2। और उसको लिखने का हमने ये रूल पढ़ा था कि आप क्या लिखते हैं 2, उसके बाद ये स्पेस देते हैं, लाइन लगाते हैं और फिर बाई और फिर 2। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है। अब अगर हम मैट्रिक्स बी के ऊपर देखते हैं तो इसकी भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ कॉलम होता है। तो जो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है वो भी क्या बनेगा हमारे पास 2/2। इसी तरह जब हम मैट्रिक्स सी को देखते हैं तो मैट्रिक्स सी के अंदर 1 रो है और 2 कॉलम हैं। तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास बनेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी वो बनेगा 1/2, क्योंकि इसके अंदर 1 रो है और 2 कॉलम है। अब हम मैट्रिक्स डी की बात करें तो डी के अंदर हमारे पास 1, 2 और 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो जो मैट्रिक्स डी का ऑर्डर बनेगा वो होगा 3/1, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अब अगर आप मैट्रिक्स ई को देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 1, 2 और 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो जो मैट्रिक्स ई का ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज़ 3/2। और इसी तरह अगर आप मैट्रिक्स एफ़ को देखते हैं तो इसके अंदर 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। तो जो इसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ़ वो हमारे पास है 1/1। ठीक है, तो आपने सारे मैट्रिसेस को बारी बारी देखना है और फिर उनके ऑर्डर देखने हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। अब अगर आप मैट्रिक्स जी को देखते हैं तो इसमें 1, 2 और 3 रोज़ हैं और कॉलम भी इसमें 1, 2 और 3 हैं। तो जो मैट्रिक्स जी है उसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो है 3/3। और फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक एच है उसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो जो मैट्रिक्स एच है हमारे पास उसका जो ऑर्डर है वो है 2/3। ठीक है, तो इस पहले सवाल में आपने सिर्फ ऑर्डर बताने थे और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उनको हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो दूसरा सवाल है इसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास ये जो सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। यानी आपने कोई से भी 2 मैट्रिक्स देखने हैं जो आपस में बराबर हों और आप कोई से भी 2 देख सकते हैं, यानी इन सारों में से कोई से भी 2 मैट्रिक्स देख सकते हैं। और बराबर मैट्रिक्स होने की हमने 2 शराइत पढ़ी थी पिछली वीडियो में। पहली शर्त ये थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं बल्कि इसको लिख देता हूँ कि हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उनकी 2 हमने कंडीशन पढ़ी थी कि वो कब बराबर होते हैं। पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सो दे शुड हैव सेम ऑर्डर। और जो दूसरी शर्त हमने पढ़ी थी वो थी कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए।
तो ये दो शराइत हमने पढ़ी थी कि अगर कि कोई से दो मैट्रिक्स इन दो शराइत के ऊपर पूरे उतरते हों तो फिर हम उनको बराबर मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 10 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस मैट्रिक्स ए को लेते हैं और हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का एक रो है और एक ही कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर 1/1 है और इसका एक ही एलिमेंट है 3। तो हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स देखना है जिसका ऑर्डर भी 1/1 हो और उसका सिर्फ एक एलिमेंट हो और वो 3 के बराबर हो। तो ऐसा हमारे पास कोई और मैट्रिक्स नहीं है। आप इन बाकी जो 9 मैट्रिक्स हैं उन सब में देख सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो है वो किसी के बराबर नहीं है। तो अब हम बाकी मैट्रिक्स देखते हैं। बल्कि रुकें, ये आप मैट्रिक्स सी देखें। मैट्रिक्स सी जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। जो मैट्रिक्स सी है हमारे पास वो इक्वल है 5-2 के। और 5-2 जो है असल में ये दरअसल एक ही एलिमेंट है, क्योंकि आप 5 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 3। ठीक है, और ये किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए के। तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है वो किसके बराबर है, वो मैट्रिक्स सी के बराबर है। तो हमारे पास ये पहला जवाब आया है कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स सी के बराबर है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बी है, ये वाला मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 और 5, इसकी एक रो है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1/2 है और इसके हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 5। और अब अगर आप इस मैट्रिक्स आई को देखते हैं तो इसकी एक रो है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर तो वही है हमारे पास 1/2। और अब अगर हम इसके एलिमेंट्स को देखें तो मैट्रिक्स जो आई है उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 और 3+2, जिसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 3 और 5। और ये बिल्कुल 3 और 5 हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है मैट्रिक्स बी के, और जिससे हमारे पास ये नतीजा निकला कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई जो हैं ये आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स भी एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह हम इन दो मैट्रिसेस को देख सकते हैं, मैट्रिक्स ई और मैट्रिक्स एच। ये आप देख सकते हैं कि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके एलिमेंट्स भी सेम है। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिज़ल्ट ये आ गया कि जो मैट्रिक्स ई है वो किसके बराबर है, मैट्रिक्स एच के। तो ये हमारे पास अगेन 2 इक्वल मैट्रिक्स आ गए। उसके बाद हमने मज़ीद देखना है, तो मज़ीद आप ये देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जी जो है ये वाला, इसको अगर मैं लिखूं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो लेट मी गो लिटिल बिट डाउन। तो जो मैट्रिक्स जी है उसके एलिमेंट्स हैं 3-1, ये एक ही एलिमेंट है, और 3+3 ये भी एक ही एलिमेंट है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3-1 2 होता है और 3+3 6 होता है। और बिल्कुल 2 और 6 जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे देखें मैट्रिक्स एफ़ के एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स एफ़ के। और यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट ये आया कि जो मैट्रिक्स जी है वो मैट्रिक्स एफ़ के बराबर है। तो हमारे पास ये अगेन 2 मैट्रिक्स आ गए जो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब अगर हम मज़ीद देखें तो ये जो मैट्रिक्स जे है हम इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि ये हमें क्या देता है। तो मैट्रिक्स जे मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ और फिर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि मैट्रिक्स जे जो है हमारे पास ये बराबर है 2+2, फिर इसका दूसरा एलिमेंट है 2-2, तीसरा एलिमेंट है 2+4 और चौथा एलिमेंट है 2+0। और अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो जो 2+2 है वो 4 होता है, 2 - 2 0, 2+4 6 और 2+0 2। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स जे है वो सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ गया है। और अब अगर आप गौर करें तो बिल्कुल यही एंट्रीज़ जो हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स एच की भी हैं। तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स जे है वो किसके इक्वल है, मैट्रिक्स एच के। तो यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वलिटी आ गई कि मैट्रिक्स जे और मैट्रिक्स एच जो हैं ये भी आपस में इक्वल हैं। तो अब मेरे ख्याल में हमने सारे मैट्रिक्स
कर लिए हैं जो आपस में इक्वल हैं। कोई और रह नहीं गया, लेकिन अगर कोई रह जाता है तो आप उसको आसानी से मज़ीद ये तलाश कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं। और हमारे पास टोटल 10 मैट्रिक्स थे और हमारे पास 5 पेयर आ गए हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं। तो मेरे ख्याल में टोटल इस सवाल का यही जवाब बनता है। ये तीसरा सवाल जो है ये बड़ा दिलचस्प है और ये भी मैट्रिक्स की जो इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है उसी को यूज़ करता है। ठीक है, अब ज़रा गौर करें, हमें स्टेटमेंट ये दी गई है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है और हमें कहा गया है कि आप इसके अंदर जो ए बी सी और डी दिए हुए हैं ना, इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें। ठीक है, अब आपने इस तरह की कोई पहले मिसाल नहीं पढ़ी कि इस तरह के मैट्रिक्स से वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ी थी कंडीशन के मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं? जब उनका ऑर्डर एक जैसा हो और जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी एक जैसी हों, तो तब वो दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने कंडीशन पढ़ी थी। यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये दो कंडीशन लाजमी तौर पे सेटिस्फाई हो रही हैं और हम देख भी सकते हैं सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन हमें क्या कहती है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी बराबर होनी चाहिए, जिसका मतलब ये था कि इस पहले मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री है ये दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के बराबर हो। तो अगर हम इन दोनों एंट्रीज़ को अब बराबर करें तो पहले मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री है वो हमारे पास है ए प्लस सी और दूसरे मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री है वो किसके बराबर है? 0 के। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? -c के। सही है, इसको आप बेशक इक्वेशन 1 कह लें, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह पहले मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री किसके बराबर होनी चाहिए? दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के, जो हमें क्या दे रही है? जो हमें ये बता रही है कि a प्लस 2b किसके इक्वल है? -7 के। तो यहाँ से हमारे पास अगेन वैल्यू आ सकती है a की अगर आप लेना चाहें तो, और वो किसके इक्वल आएगी? -7 माइनस 2b। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। अब हम तीसरी जब एंट्री लेंगे पहले मैट्रिक्स की c-1, तो वो दूसरे मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से बराबर आएगी c-1 बराबर है 3 के, और यहाँ से हमारे पास c किसके इक्वल आ जाएगा? 3 + 1 और जो कि इक्वल होता है 4 के। तो हमारे पास c की वैल्यू अब आ गई है और c की वैल्यू क्या आई है? 4 आई है। सही है, और फाइनली जब हम आखिरी एंट्री भी बराबर करेंगे, यानी पहले मैट्रिक्स की चौथी एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की चौथी एंट्री के बराबर होगी, तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है? वो आती है 4d - 6 = 2d के। और यहाँ से अगर हम इस वाले 6 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2d को लेफ़्ट वाले साइड पे ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा। यानी हमारे पास आएगा 4d - 2d = 6, और 4d में से 2d माइनस करें तो हमारे पास 2d आएगा। तो 2d = 6, और अब दोनों साइड्स को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो d किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। तो हमें कहा गया था कि a, b, c और d की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, तो हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है, d की और c की। लेकिन हमारे पास ये दो इक्वेशंस भी हैं, ये एक पहली इक्वेशन है और ये एक दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हम पहली इक्वेशन में देखते हैं तो हमारे पास a किसके इक्वल है? -c के, और हमने c की वैल्यू क्या निकाली है? 4। तो इसका मतलब है a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? क्योंकि a -c के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। तो हमारे पास अब a की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास सिर्फ b रह गया है, तो उसको हम इस दूसरी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये वाली जो दूसरी इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? d की वैल्यू निकाल सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन थी a इक्वल्स, और a की वैल्यू हमने किसके बराबर कैलकुलेट की है? -4 के। तो इसका मतलब है क्या होगा? ये -4
इक्वल्स -7 -2b। और इस -7 को आप अब अगर लेफ़्ट पे ले आएँ तो ये +7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा -4 +7 इक्वल्स -2b। और -4 +7 प्लस के क्या बनेंगे 3, तो प्लस के 3 इक्वल्स -2b। और यहाँ से हमारे पास 2b b किसके इक्वल आ जाएगा -3/2। तो हमने b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। तो हमें कहा गया था कि ए बी सी और डी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, तो वो सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। और इसमें उन्होंने किया क्या है, सवाल में मैट्रिक्स 2 दे दिए हैं और हमें कह दिया है कि ये 2 मैट्रिक्स बराबर हैं। तो अब आप ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करें, जिसका मतलब है कि ए बी और सी की वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो अगर हम इस मैट्रिक्स में पुट करें तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएं। तो अगर हम ए बी सी और डी की ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करें इसमें, तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।